जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे संसाधन के बारे में। ज्योग्राफी का चैप्टर पहला क्या था, संसाधन एवं उसके उपयोग। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, संसाधन के बारे में पढ़ चुके थे। संसाधन किसे कहते हैं, किस किस आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हुआ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भू संसाधन के बारे में। भू भू मतलब क्या होता है, भू मतलब क्या होता है, भूमि। हम लोग कहाँ पे रहते हैं, भूमि पे रहते हैं। हमारी सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं, भूमि पे। जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं, पहाड़ है भूमि पे ही, हम लोग रहते हैं भूमि पे ही, नदियां कहाँ है, भूमि पे ही है। हर चीज क्या है, भूमि पे ही होती है। पेड़ पौधे, सड़क, घर, सब क्या है, भूमि पे ही होता है। भूमि पे हम लोग सब रहते हैं। तो सारी क्रियाएं कहाँ होती है, भूमि पे। भूमि क्या है, भूमि भी है एक संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है, क्या हम लोग भूमि को बनाए हैं क्या, नहीं। भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो भूमि क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होती हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जितनी भी क्रियाएं करते हैं कहाँ पे होती है, वो सब क्या होती है, भूमि पर ही होती हैं। हम लोग रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी कहाँ पे हैं, कहाँ पे होती हैं, भूमि पर ही होती हैं। भूमि एक सीमित संसाधन है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भूमि क्या है, सीमित संसाधन है। पृथ्वी क्या बढ़ रही है, नहीं। पृथ्वी उतनी ही बढ़ी है, भूमि उतनी ही बढ़ी है। तो पृथ्वी और भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है। इसीलिए हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। अब देखते हैं कि भारत में भूमि संसाधन, भारत में भूमि संसाधन, भारत में क्या सीन है, भारत में भूमि संसाधन, भूमि का कैसा वर्गीकरण है, कैसा कैसे वितरण इसका किया गया है। तो 43% भूमि जो है भारत में, 43% भूमि किसमें है, 43% भूमि पे कृषि और उद्योग क्षेत्र में, 43% भूमि पे क्या है, कृषि और उद्योग क्षेत्र। 43% भूमि पे क्या है, कृषि और उद्योग क्षेत्र। कितने, 43% क्षेत्र पे। फिर दूसरा 30%, 30% क्षेत्र पे क्या क्या है, तो 30% क्षेत्र पे पर्वत है, नदियां हैं, ये सब क्या है, 30% क्षेत्र पे है। और बचा कितना, 27% क्षेत्र इधर। तो 27% क्षेत्र पे क्या है, पठारी क्षेत्र है। उसमें क्या, खनिज क्षेत्र, खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, पेड़ हैं, ये सब किसमें, 27% में ये सब पाए जाते हैं। तो वर्गीकरण इस प्रकार से हम लोग देखें, क्या 43% पे क्या, कृषि और उद्योग क्षेत्र, 30% भाग पे क्या है, पर्वत और कुछ नदियां हैं बारहमासी जो हमेशा बहती रहती है। फिर है यहाँ 27% क्षेत्र पे क्या पाए जाते हैं, पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं कि पठारी क्षेत्र में क्या मिलता है, खनिज मिलता है, जीवाश्म ईंधन मिलते हैं, ये सब कहाँ मिलते हैं, पठारी क्षेत्र में। अब है कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, कुछ तत्व हैं, कुछ एलिमेंट है जो क्या करते हैं, भू उपयोग को निर्धारित करते हैं। मतलब भूमि पे किस किस चीज का उपयोग होता है, भूमि का उपयोग किन किन चीजों में होता है वो देखेंगे। तो वन, यानी कि वन मतलब क्या, एक पेड़ को या फिर 10 पेड़ को वन नहीं कहेंगे। वन मतलब क्या समझते हैं हम लोग, वन से बहुत, जहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल होगा वो क्या कहलाएगा, वन कहलाएगा। तो पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र, एक विशाल भूमि क्या कहलाएगा, वन कहलाएगा। फिर है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। जब कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है तो कैसी भूमि होगी, बंजर भूमि होगी। तो बंजर भूमि होगी तो वो क्या, इसका लोग कैसे यूज करेंगे, सड़क बन जाएगा, वहां पे घर बना लेगा लोग। तो ये क्या होगा, कैसा भूमि होगा, बंजर भूमि होगा। फिर परती भूमि, परती भूमि किसको बोलते हैं, जिसको कुछ दिन छोड़ दिया जाता है, कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ कृषि 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती नहीं होती है। कुछ खेतों को परती खेत भी छोड़ दिया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, परती भूमि। अन्य परती भूमि 1 से 5 वर्ष से तक वहां खेती नहीं होती है, उसको अन्य परती भूमि बोलेंगे। अन्य कृषि योग्य भूमि, अब है नेक्स्ट क्या है, अन्य कृषि योग्य भूमि। अब इसमें क्या है ये देखेंगे, इसमें आता है स्थायी चारागाहें तथा अन्य गदोचर भूमि, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि। मतलब इसमें क्या क्या समझते हैं हम लोग, कृषि योग्य भूमि है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कृषि हो रहा होगा। कृषि योग्य, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब इससे क्या समझते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र जो है। जो भी हमारा खेत होता है उसमें क्या है, कृषि वर्ष जो होता है, जब से फसल बोया गया जब तक फसल पक के तैयार हो गया तब तक को क्या बोलेंगे, कृषि वर्ष। उसमें
एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। फिर है भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार। अब भारत में इसका क्या प्रकार है, कैसे प्रारूप है वो देखेंगे। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति, यानी कि वहाँ की आकृति कैसी है उस जगह की, क्या वो पहाड़ी है, क्या वो मैदानी है, क्या वो रेगिस्तानी है, ये देखा जाएगा। उसका क्षेत्रफल कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है, ये सब क्या है? तत्व है जो कि निर्धारित करते हैं उसके उपयोग को। फिर है मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व। कुछ जगह क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोग कम रहते हैं। जैसे कि जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि। यानी कि क्या होता है कि जगह जगह पर डिपेंड करता है कि कौन से जगह क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में कौन से लोग ज्यादा रहते हैं। मतलब जगह पे कुछ क्षेत्र में अगर कुछ पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे लोग किस तरह से घर बना के रह रहे होंगे, रेगिस्तानी है तो वहाँ पे लोग कैसे रह रहे होंगे, इस तरह से अगर कहीं पे बारिश बहुत हो रही है तो वहाँ पे लोग कैसे रह रहे होंगे। तो ये सब डिपेंड करता है, ये सब निर्धारित करते हैं इसके प्रारूप को। ये हम लोग देख सकते हैं कि जलवायु और क्या क्या आकृति, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की मानवीय कारक, कुछ जनसंख्या घनत्व, तो ये सब क्या है, इस सब पर डिपेंड करता है कि वहाँ की भूमि का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। अब है भूमि के निम्नीकरण के कारण। निम्नीकरण मतलब क्या होता है? निम्नीकरण यानी कि भूमि का ह्रास होना, भूमि को क्षति पहुंचाना। तो इसके कुछ कारण है, इसमें ये सब जो टॉपिक है वे सब कारण है। तो पहला कारण क्या है? खनन। खनन मतलब हम लोग क्या समझते हैं? खुदाई करना। जो अधिक, जो क्या खोद करके जमीन के अंदर से जो खुदाई करके जो कुछ वस्तु को, खनिज तत्व को निकाला जाता है उसको खनन कहते हैं। अतिचारण। अतिचारण से क्या समझते हैं? जब पशु अतिचार मतलब पशुओं जो जब चारागाह में पशु चढ़ते हैं तो वो क्या होता है, ज्यादा चढ़ जाते हैं, या फिर पशु क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक, मतलब चारागाह में जब पशुओं को चराया जाता है तो वो क्या होते हैं, आवश्यकता से अधिक जब पेड़ों को चढ़ते हैं तो अतिचारण, ये भी एक कारण है निम्नीकरण का। अति सिंचाई। अति सिंचाई से क्या होता है? मिट्टी का कटाव भी होता है। अति सिंचाई से भी क्या होता है? मिट्टी का ह्रास होता है, मिट्टी का कटाव होता है, बढ़ जाता है। औद्योगिक प्रदूषण। जो फैक्ट्री लग रहे हैं उससे भी क्या है, जो औद्योगिक जितने बढ़ रही हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, जो औद्योगिक इतनी क्रांति आ रही है, जो उद्योग बढ़ रहा है उससे भी क्या है, प्रदूषण बढ़ रहा है। और वनोन्मूलन यानी कि पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसमें? भूमि के निम्नीकरण में, भूमि के ह्रास में, क्षति में क्या है? वनोन्मूलन बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जब पेड़ काट रहे हैं हम, भूमि का इतना क्षति हो रहा, तो इसको बचाया कैसे जाएगा? तो भूमि संरक्षण के कुछ उपाय होंगे। तो इसका उपाय क्या क्या है सो देखते हैं। पहला उपाय है वनोरोपण। जब हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो हमें पेड़ लगाना भी चाहिए। क्या होता है? पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेड़ों को इस तरह से काटेंगे तो इस टाइम में क्या होगा, सारा पेड़ खत्म हो जाएगा, फिर बारिश भी नहीं होगी और भूमि का क्या होगा, हमारा पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगा और क्या बंजर हो जाएगा, बारिश भी नहीं होगी। तो वन रोपण यानी कि पेड़ों को रोपना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। पशु चारा नियंत्रण। पशु को अगर चारागाह में चराने के लिए ले जाया जाता है तो उस पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, उसको भी देखभाल करना जरूरी है। अब है रक्षक मेखला। ये होता क्या है रक्षक मेखला? तो जब हम एक खेत तैयार करते हैं, जब हम एक खेत लगाते हैं, खेत तैयार करते हैं तो क्या करते हैं, उसके चारों ओर, उसकी बाउंड्री पे क्या करते हैं, बड़ी झाड़ियां लगा देते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, मिट्टी का संरक्षण उससे भी किया जाता है। इसी को कहते हैं रक्षक मेखला। खनन नियंत्रण। अब जो खनन होता है उसमें भी नियंत्रण करना चाहिए, कुछ मतलब कुछ कम ही करना चाहिए जितने मात्रा में खनन हो रहा है, क्योंकि खनन के लिए क्या होगा, पहले पेड़ों की कटाई होगी, फिर खनन शुरू होगा, तो उस पर भी नियंत्रण करना चाहिए। फिर ये औद्योगिक जल का परिष्करण। अब जो उद्योग लगाते हैं तो उसका जो कचरा होगा वो सब किस में जाएगा, जल में जाएगा। उससे क्या होगा, नदियों में जाने के बाद क्या होगा, मिट्टी भी उससे क्या प्रभावित होती है, मिट्टी भी खराब होती है। तो
उसका भी नियंत्रण करना चाहिए। नेक्स्ट है मृदा संसाधन। अब हम लोग पढ़ ही रहे हैं भूमि के बारे में, तो मिट्टी के बारे में अब हम देखेंगे। भूमि, मिट्टी कहाँ मिलती है? भूमि में। तो मृदा क्या है? मृदा एक मृदा एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही क्या होती है? खेती होती है। मिट्टी में क्या होती है? खेती कहाँ होती है? मिट्टी में ही होती है। तो और बहुत सारे जीव जंतु कहाँ? वो भी मिट्टी में ही रहते हैं, जैसे कि ये केचुआ। और फसल के लिए क्या होता है? बहुत ज्यादा उपयोगी भी होता है। और फसल कहाँ? मिट्टी में होता है। तो मृदा क्या है? मृदा भी एक संसाधन है। अब मृदा का जो है, मिट्टी बनती कैसी है, इसका निर्माण कैसे होता है, वो देखेंगे। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? सब जानते हैं कि मिट्टी किससे बनती है? चट्टानों से टूट टूट कर ही मिट्टी बनती है। मिट्टी कैसे बनती है? चट्टानों से ही टूट के बनती है, मिट्टी बनती है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, लेकिन चट्टानों से जब टूट के मिट्टी बनती है तो बहुत धीरे धीरे मिट्टी बनती है, क्योंकि एक ही दिन में चट्टान टूट के ना बारीक कण में नहीं टूट सकता है। तो क्या मिट्टी बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में कितना टाइम लगता है? हजारों वर्ष लगते हैं, क्योंकि उसके टूटने में टूटते 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 और एक चट्टान एक बारीक कण में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होगा? 1000 वर्ष उसको लग जाता होगा। मृदा के निर्माण सेलों के अपघटन क्रिया से होता है। अभी बताया गया है कि आपको कि मिट्टी जो है उसका निर्माण कैसे होता है? चट्टानों से होता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब एक चट्टान जो है वो कैसे टूटेगा, टूट टूट के मिट्टी में कैसे बदलेगा? तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, बहुत सारे कारक होंगे जो उसको तोड़ने में सहायता करेंगे। तो वो कौन कौन से होंगे? जैसे तापमान होगा, टेम्परेचर, कभी बारिश होगा, कभी गर्मी होगा, कभी धूप होगा। पानी का बहाव, पानी का बहाव भी क्या करता है? चट्टानों को तोड़ने में, उसको बारीक कण में बनाने में सहायता करता है। फिर पवन, ये सब क्या है? ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मिट्टी के निर्माण में। फिर है कि इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। जब मृदा का निर्माण होता है, जब एक चट्टान से बारीक कण में मिट्टी बनती है, तो क्या होते हैं? परिवर्तन भी होते हैं, कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में भी आप लोग पढ़े ही होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मिट्टी के बारे में। जब हम जानते हैं कि मिट्टी क्या एक संसाधन है, पेड़ फसल कहाँ होता है? मिट्टी में होता है। तो इसके भी कुछ प्रकार हैं। तो पहला क्या है? मिट्टी के कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है लाल एवं पीली मिट्टी। पहला क्या है? लाल एवं पीली मिट्टी। दूसरा है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी। तीसरी है काली मृदा। और फिर है वन मृदा, रेगिस्तानी मिट्टी, या और है लास्ट क्या है? लेटेराइट मृदा। ये सब क्या है? मिट्टी के प्रकार हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।